और चलिए एक बार फिर से हाजिर हैं हम तमाम खबरें लेकर। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तराखंड से उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के मनेरी टापू में 10 मजदूर पानी बढ़ने से फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने 3 मजदूरों का रेस्क्यू किया, जबकि बाकी के 7 मजदूरों ने निकलने से मना कर दिया। इस दौरान जब रेस्क्यू टीम ने मजदूरों से आने की वजह पूछी तो मजदूरों ने अवैध खनन की बात स्वीकार की। ऐसे में गिरफ्तारी के डर से 7 मजदूरों ने निकलने से ही मना कर दिया। बलवीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। बलवीर, क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल रही है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज भी उन लोगों को निकाला जाएगा जो वहां फंसे हुए हैं नदी में? बिल्कुल, मनेरी के पास का ये मामला है। भागीरथी नदी का जल स्तर रात को बढ़ गया था। ये मजदूर टापू पे फंस गए थे, जिसके बाद जो एसडीआरएफ को सूचना मिलने के बाद आनंद फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। इस बीच में 3 मजदूरों को भी निकाला गया है जो हिमाचल और यूपी के रहने वाले हैं, उनको निकाला गया है। पर जो खबर निकल के आ रही है, ये मजदूर वहां पे क्यों पहुंचे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि टापू पे बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि ये खनन वहां पे करते थे लंबे समय से, और पुलिया जो थी वो नदी के जलस्तर बढ़ गई। तो जो इनके बीच में जो 3 लोग थे वो घबरा गए थे, उन्होंने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ वहां पे भेजी गई और तब रेस्क्यू करके निकाला गया। तो बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये टीन शेड बना के लंबे समय से वहां रह रहे हैं, खनन का कारोबार भी ये कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल प्रशासन पे खड़ा होता है, जो पुलिस थाना है वहां पे खड़ा होता है कि किस तरह से ये लंबे समय से, और अब बिल्कुल कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए बलबीर परमार। और कल यानी कि गुरुवार की बात की जाए तो बागेश्वर के सरयू में भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई। बागेश्वर में सरयू नदी में 4 मजदूर फंस गए। सभी मजदूर रेत निकालने के लिए गए थे, लेकिन रात में हुई बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चलते सभी मजदूर नदी के ही एक टापू में फंस गए। मजदूरों के फंसे होने की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर टीम मौके पर पहुंची और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से बालू खनन को लेकर मजदूर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बाद में सरयू का जलस्तर बढ़ने के बाद ये लोग वहां पर फंस गए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 मंत्रियों को केदारनाथ बद्रीनाथ का जिम्मा सौंपा गया है। केदारनाथ बद्रीनाथ की व्यवस्था को ये दोनों मंत्री देखेंगे। धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल को यह जिम्मा सौंपा गया है। केदारनाथ का जिम्मा धन सिंह रावत को सौंपा गया है, साथ ही बद्रीनाथ का जिम्मा सुबोध उनियाल को दिया गया है। आज बद्रीनाथ दौरे पर रहेंगे मंत्री सुबोध उनियाल। यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे मंत्री, और इसी सप्ताह मंत्री धन सिंह रावत भी केदारनाथ जाएंगे। सीएम ने दोनों मंत्रियों को यह जिम्मा सौंपा है। यात्रा व्यवस्थाओं का यह जिम्मा है कि किसी भी तरह से मैनेजमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो 2 मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। और जानकारी आपको यह भी दे दें कि जल्द ही जो है दोनों मंत्री दौरा करेंगे। आज बद्रीनाथ के दौरे पर सुबोध उनियाल रहेंगे और इसी हफ्ते केदारनाथ का दौरा भी किया जा सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, 2 मंत्री हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लगातार हम देख रहे थे कि थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी, वो भी दिक्कतें लोगों को ना आए, इसके लिए एक तो ये भी किया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे 500 मीटर की दूरी पर, और भी कई तरह से व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश है। और यही वजह है कि 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल, लगभग 10 दिन यात्रा को हो चुके हैं। 3 मई को यात्रा शुरू हुई थी, गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले थे, और अब जिस तरीके से वहां पर भीड़ नजर आई थी शुरुआत के दिनों में, उसको मैनेज करने की ये कोशिश है। और जो मंत्री सुबोध उनियाल जिनको बद्रीनाथ की जिम्मेदारी दी गई है, वो आज दोपहर में बद्रीनाथ जाएंगे और वहां पर पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेके फिर वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री ने उन्हें बद्रीनाथ की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं धन सिंह रावत को केदारनाथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और माना जा रहा है कि कल या परसों में धन सिंह रावत भी केदारनाथ का दौरा कर सकते हैं। और ये दोनों वो धाम है जहां सबसे बड़ी
संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में एक जो बड़ा फर्क बस ये है कि केदारनाथ धाम के लिए आपको पैदल रास्ता लगभग 20 से 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जबकि बद्रीनाथ धाम में आप अपनी गाड़ी से सीधे धाम तक पहुंच सकते हैं। तो दो अंतर जरूर है, लेकिन भीड़ भी इन दोनों धामों में सबसे ज्यादा आती है। ऐसे में दो मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी है। तो आज सुबोध बद्रीनाथ जा रहे हैं, दौरा करने के पीछे जिस तरह से आपने बोला, ठीक है, दो मंत्रियों को अब कार्यभार सौंप दिया गया है कि वो केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए, जो भी अव्यवस्था का आलम है उसको देखे। तो क्या जो दौरा कर रहे हैं मंत्री वो यही जानने की कोशिश करेंगे कि रास्ते में जो भी दिक्कत जो यात्री वहां पर पहुंच रहे आ रही है उनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, ताकि अपने आंखों से भी जमीनी हकीकत देख सके वो मंत्री? बिल्कुल नीलू, यही कोशिश है यहाँ पर दोनों मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें रहने की, खाने की, मंदिर में दर्शन की, यात्रा की लाइन की, पार्किंग की, ऐसी जो तमाम दिक्कतों का सामना जो किसी यात्री को करना पड़ता है कहीं पहुंचने पर, वो व्यवस्थाएं वहां पर फिट रहे। इसके अलावा जो दर्शन है, दर्शनों को किस तरह की व्यवस्था की गई है, रजिस्ट्रेशन के मुताबिक क्या यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है क्या वही वहां पर दर्शन कर रहे हैं, या वहां पर जो भीड़ भाड़ अव्यवस्था का आलम जो रहता है वो वहां पर ना रहे, और जो यात्री आए रजिस्ट्रेशन के साथ उनको प्रॉपर पूरी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो वहां पर मिले। जी ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो चार धाम यात्रा की बात की जाए तो चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का आलम लगातार देखने को मिल रहा है, और किस तरह की अव्यवस्था है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहां पर लगातार भीड़ उमड़ रही है और अब तक करीब 24 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इसको लेकर अब सरकार भी अलर्ट मोड पर है। करीब 19 किलोमीटर के केदारनाथ पैदल ट्रैक और 5 किलोमीटर के यमुनोत्री धाम को जाने वाले पैदल ट्रैक पर अब हर 500 मीटर की दूरी पर 2 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है, क्योंकि हमने देखा कि ज्यादातर मौतें बुजुर्गों की हुई हैं जो कि 60 साल के आसपास के हैं। नाथ यात्रा जो हमारी लगभग 18.5 किलोमीटर पैदल यात्रा है, और यमुनोत्री यहाँ पे हम हर 500 मीटर पे दो जो है ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर रख रहे हैं पोर्टेबल साइज़ के, ताकि अगर किसी भी यात्री को अगर ऑक्सीजन की दिक्कत होगी तो तुरंत उनको वहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा सकता है। तो इस सरकार ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बढ़ाई सुरक्षा और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती भी कर दी है। यात्रियों की मदद के लिए तैनात आईटीबीपी के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टुकड़ी भी तैनात की गई है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने जानकारी देते हुए बताया कि आईटीबीपी यात्रियों को यात्रा के दौरान आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के दौरान मदद करेंगे और यात्रियों को मेडिकल कैंप तक लेकर जाने में मदद की जाएगी। बीपी के जवान भी वहां आ गए हैं, एनडीआरएफ के लोग भी वहां हैं, ताकि अगर पैदल ट्रैक पे चलते किसी यात्री को कोई असुविधा होती है, कोई सांस फूलने लगती है, वो नहीं चल पा रहा, तो ये एसआरडीएफ वाले, आईटीबीपी वाले और एनडीआरएफ वाले आदमी हमारे जो पैरामेडिक्स हैं उनके साथ मिलके उस यात्री को उठा के जहाँ पकड़ के जो नियरेस्ट कैंप है, मेडिकल कैंप है, वहाँ तक ले आएँ जहाँ उसका उपचार हो सके। और धामी सरकार ने जनता से किया एक और वादा पूरा कर लिया है। जी हां, एक और वादा पूरा करते हुए गरीब परिवारों को साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने का तोहफा अब मुख्यमंत्री की तरफ से मिल गया है। गुरुवार को धामी कैबिनेट ने गरीबों को साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने की योजना पर अपनी मुहर लगा दी है। अब उत्तराखंड में अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री में मिलेंगे। आपको बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी ने गरीब परिवारों को साल में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। 3 सिलेंडर प्रति वर्ष फ्री मिलेंगे। जी जी, इनकी 1,84,000 हैं, 1,84,142 इनकी संख्या है, और करीब 55 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इस पे व्यवहार आएगा। तो फ्री गैस सिलेंडर के मुद्दे पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्कीम इसी महीने से लागू हो जाएगी और इससे 1,84,000 अंत्योदय कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा। जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है, इस बीपीएल श्रेणी के लोगों को भी इसे दिया जाना चाहिए। पत्र में और चुनाव के दौरान भी यह घोषणा कर दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी
कि हम अंत्योदय की जो हमारा परिवार है उनको हम साल में 3 गैस रिफ़िल करा के हम उनको देंगे, और वो जो उनकी गैस रिफ़िल की जाएगी वो उनको मुफ्त में दी जाएगी। सरकार की ये वादा खिलाफी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार बीपीएल की श्रेणी में जितने भी उपभोक्ता हैं उनको 3 गैस के सिलेंडर प्रति वर्ष मुफ्त देने का काम करे। और अब बात सतपाल महाराज के दुबई दौरे की कर लेते हैं। तो पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का दुबई दौरा इन दिनों सियासत की बड़ी वजह बन गया है। कांग्रेस अब बीजेपी से पूछ रही है कि क्या अरब देशों में टूरिस्ट 4 धाम आएंगे। चार धाम में 10 दिन में इतने श्रद्धालु आ गए कि बद्रीनाथ केदारनाथ में 2 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगानी पड़ी और प्रदेश के पर्यटन मंत्री दुबई दौरे पर हैं। इसी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अब बीजेपी से पूछा है कि 4 धाम यात्रा जब चल रही है तो पर्यटन मंत्री दुबई दौरे पर निकल गए, क्या 4 धाम में अरब देशों से टूरिस्ट आएंगे? जबकि बीजेपी नेता कहते हैं कि गैर हिंदुओं को 4 धाम नहीं आना चाहिए। और कई आंशुवानिक संगठन जो सरकार के हैं वो बयान देते हैं कि 4 धाम में दूसरे धर्म के लोगों पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए। तो भाई मैं ज्ञानी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो जो अरब कंट्रीज में गए हैं वहां से जो है पर्यटन को जो है 4 धाम में लाने का काम करेंगे? वहीं प्रीतम सिंह के बयान को बीजेपी ने छोटी सोच का बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में सिर्फ धार्मिक पर्यटन ही नहीं है बल्कि घूमने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, उन पर भी केंद्रित किया जा रहा है। प्रीतम सिंह जी को ज्ञान नहीं है कि हमारे यहाँ 4 धाम के अलावा भी पर्यटन का बहुत बड़ा विस्तार है, और मैं समझता हूँ उसके अलावा मसूरी है, लैंसडाउन है, आपके पास नैनीताल है घूमने के लिए, आपके पास बहुत सारे पर्यटक स्थल है। खाली धार्मिक पर्यटन ही नहीं बल्कि और भी पर्यटक स्थल है, और ये खाली इनको इस पर केंद्रित करना धार्मिक पर्यटन स्थल पे, ये उनका मैं समझते छोटी सोच है पर्यटन के प्रति। 4 धाम यात्रा पर दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था टिकी है। ऐसे में 4 धाम यात्रा के दौरान पर्यटन मंत्री के दुबई दौरे की टाइमिंग ने देवभूमि में धर्म की सियासत गरमा दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार उन बच्चों के लिए मिल्क कैब की योजना की शुरुआत करने जा रही है जिनके सिर से मां का साया उठ चुका है या फिर जिस मां को अपने नौनिहालों को देने के लिए दूध नहीं होता। ऐसे बच्चों के लिए घर घर जाकर दूध की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग और महिला बाल विकास विभाग मिलकर मिल्क कैब योजना शुरू करेगा। हम एक योजना ला रहे हैं जल्दी, जिसमें कि मदर मिल्क जो है उसका एक बैंक बनेगा। जो लोग उसमें डोनेशन करेंगे राज्य सरकार उस एक बैंक बना के और ज़रूरतमंद बच्चों को जो है दूध दिया जाएगा। तो एक इस योजना पे काम चल रहा है और मुझे लगता है कि पूरे देश में एक अभिनव प्रयोग होने वाला है। उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी को लेकर हमेशा से उसके कामकाज को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उत्तराखंड में बीते 22 साल में कई सरकारें और कई चीफ सेक्रेटरी बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो ब्यूरोक्रेसी के कामकाज का तरीका। हमेशा की तरह चीफ सेक्रेटरी को एक बार फिर कड़ा पत्र जारी करना पड़ा है। मुख्य सचिव एसएस संधू ने 9 मई को एससीएस प्रमुख सचिवों और सचिवों को एक पत्र जारी किया। इस पत्र में कहा गया कि वे जब भी समीक्षा मीटिंगों में आए वे पूरी तैयारी के साथ आएं। साथ में अपर सचिव, विभागाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के साथ उनके अधिकारियों की फौज लाने को मुख्य सचिव ने कहा ये स्थिति ठीक नहीं है। मुख्य सचिव ने कहा कि मीटिंगों में कई बार पूछा सीनियर ऑफिसर से जाता है, जबकि जवाब जूनियर ऑफिसर देते हैं। दरअसल अप्रैल में पीएमजीएसवाई की एक समीक्षा मीटिंग में स्वयं मुख्यमंत्री और उनके साथ मंत्री गणेश जोशी को भी कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था, जब अधिकारियों की तैयारी के साथ न आने के कारण मीटिंग ही स्थगित करनी पड़ी थी। हमारी सरकार इसको ठीक करने का प्रयास कर रही है। मुझे भरोसा है कि हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उन्होंने आदेश किए हैं कि 9:30 बजे सारे अधिकारी अपने ऑफिस में होंगे, हमने भी अपनी मांगों में कह दिया कि 9:30 पर सब लोग ऑफिस पहुँचें और बायोमेट्रिक
सिस्टम सब जगह लागू कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसके परिणाम सामने नजर आएंगे। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आती है। पूर्व IAS पांगती इसके लिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार मानते हैं। पांगती का कहना है कि जनप्रतिनिधियों में अनुभव की कमी और विषय की जानकारी न होना अफसरशाही हावी होने का एक बड़ा कारण है। मंत्री को जानकारी के अभाव में ऑफिसर अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो लोग आ रहे हैं चुन के, उनको कदाचित विषयों की इतनी जानकारी नहीं है, तो अधिकारी फिर समझता है कि जब मंत्री को ज़्यादा जानकारी नहीं तो कुछ भी बोल दो, तो शायद इसलिए है। और तो इसमें अच्छा ये होता है कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको सिखाया जाए कि भाई विषय सीखो, कोई कार्य है उसके बारे में, उसकी कितने भी उसके पहलू हैं। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ब्यूरोक्रेसी को बार बार उनके कामकाज की याद दिलानी पड़ी हो। पूर्व मुख्य सचिव को तो यहाँ तक लिखना पड़ा था कि जब मंत्री विधायक उनसे मिलने आए तो खड़े होकर उनका सम्मान प्रकट किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।